आज हम समीकरण पढ़ने वाले हैं। समीकरण वो गणितीय कथन है जिसमें चर और अचर राशियां दोनों शामिल होती है। ऐसा कथन जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, और जब भी ये दोनों पक्ष होंगे तभी समीकरण कहलाएगा। सामान्यतः हम गणितीय कथन लेते हैं, वो गणितीय कथन किसी हल की तरफ जाकर समाप्त होता है तो वो समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कथन है कि मेरे पास कुछ रुपए थे, आपने मुझे 5 रुपए दिया। तो यहाँ मेरे पास जो कुछ रुपए थे वो अज्ञात राशि है, आपने मुझे 5 रुपए दिया, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हो गए? x धन 5। अगर x को मैंने अज्ञात राशियों पर लिया है, y लेता तो y धन 5 हो जाता, a बोलते तो a धन 5 हो जाता वो। लेकिन ये हल पर समाप्त नहीं हुआ है। अगर यही स्थिति दूसरी होती, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर बोलता हूँ, यदि कि मेरे पास कुछ रुपए थे, आपने मुझे 5 रुपए दिया, मेरे पास कुल 9 रुपए हो गए। अब ये समीकरण के रूप में गणितीय कथन लिखा जा सकता है, क्योंकि मेरे पास मान लो x रुपए थे, मुझे आपने 5 रुपए दिया तो 5 मिल जाएंगे, तो x धन 5, मिलना मतलब जोड़ना, तो x धन 5 मेरे, और वो कितने हो जाएंगे? 9। तो मतलब 5 रुपए जैसे ही मिलेंगे तो वो 9 बन जाएंगे, तो बराबर 9, मतलब x धन 5 बराबर 9। ये है समीकरण। और ये जो छोटा सा उदाहरण मैंने आपको लिया है, ये आगे जाकर बड़े कथनों में परिवर्तित होता है, और छोटी कक्षाओं पर अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो वो बड़ी कक्षाओं में हमें मुश्किल होता है। आगे जाके आप देखेंगे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक आपको ये ऐसे कथन मिलेंगे, थोड़े से बड़े, जिसमें एक राशि के अलावा दूसरी राशि भी होगी। हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास कुछ रुपए थे, आपने मुझे कुछ और रुपए दिए, और मेरे पास कुल रुपए हो गए 10। अब यहाँ मेरे पास कितने रुपए थे ये नहीं मालूम, मतलब एक अज्ञात राशि हो गई। आपने मुझे कितने रुपए दिए ये भी नहीं मालूम, वो दूसरी अज्ञात राशि हो गई। लेकिन हल पहुँचा वहाँ तक कि वो 10 रुपये हो गए। इस बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास जो अज्ञात राशि थी वो x थी, आपने जो मुझे दिया वो y हुआ, x धन y बराबर 10। ये दोनों मिलकर 10 रुपये बने या 10 बना। तो इस तरीके से ये जो कथन है, इसमें 2 अचर राशि शामिल हो गई। ये आगे आपको थोड़ी सी बड़ी कक्षा में जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम सामान्यतः छोटे समीकरण से शुरू करेंगे, 6वीं कक्षा के लेवल से, प्राइमरी बिल्कुल पहला चरण है एक प्रकार से हमारा समीकरण पर। तो जैसा अभी बता रहा था, कोई समीकरण हम अगर ले लिए अगर, तो उस समीकरण में मैंने ऐसा बोला था, मेरे पास कुछ रुपए थे, आपने मुझे 5 रुपए दिया, मेरे पास 9 रुपए हो गए, तो x धन 5 बराबर 9। जैसा समीकरण में होता है कि 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। ये जो बराबर का चिन्ह है, इसके इस तरफ वाला बायां पक्ष कहलाया जाता है, और जो बराबर के दूसरी तरफ है वो दायां पक्ष कहलाया जाता है। जब हम हल करते हैं तो कोशिश करते हैं कि चर राशियाँ जो है वो बाएं पक्ष में रहेगी और अचर राशि जो है वो दाएं पक्ष में हो जाए। हल करते समय भी हम इसका ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं एक कोई सिस्टम बनाने का जिससे हम उसे हल कर सकें। तो ये इस तरीके से इसमें 2 पक्ष होते हैं। जब भी 2 पक्ष होंगे तभी समीकरण कहलाएगा। आपको आपके पाठ्य पुस्तक में ये दिया रहेगा कि इनमें से कौन कौन से समीकरण है। तो अगर x धन y धन 3 दे दिया, x धन y बराबर 3 दे दिया, x बराबर y ऋण 3 दे दिया, तो यहाँ पर जिसमें बराबर का चिन्ह है, जिसमें 2 पक्ष आपको नज़र में आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से समीकरण है। लेकिन अगर कोई बराबर का चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है तो वो समीकरण नहीं है, वो एक गणितीय कथन जरूर है, लेकिन वो समीकरण नहीं है। जैसे x धन y धन 3 हम व्यंजक बोल सकते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था, इसमें 2 धन दिख रहे हैं तो व्यंजक है ये, लेकिन ये व्यंजक समीकरण में नहीं बदलेगा, ये व्यंजक ही रह जाएगा। समीकरण में वो तब बदलेगा जब वो किसी हल की तरफ जाएगा, जैसे बराबर 3 कुछ निश्चित कथन, वो कथन किसी निश्चित निर्णय तक पहुँचता है, तब वो समीकरण कहलाता है। तो ये दोनों जो है वो कुछ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये नहीं पहुंच रहा है, तो ये समीकरण नहीं है, और ये दोनों समीकरण हैं। अभी आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये था समीकरण का छोटा सा परिचय। अब समीकरण चूंकि गणितीय कथनों से बनते हैं
तो मतलब आपके पास कुछ कथन आते हैं जिसमें अंक रहेंगे, जिसमें अज्ञात राशि रहेगी, उसको हम गणितीय रूप में हम लिख लेंगे, तो वो जो है समीकरण का रूप पकड़ लेता है, वो रहता है समीकरण। तो देखते हैं एक आध दो कथन को लेकर और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ये कक्षा 6वीं के कुछ कथन आपके सामने में रख रहा हूँ मैं, है ना। छोटे कथन है, छोटे कथनों से शुरू करते हैं और आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें बोल रहा है किसी संख्या के दुगने में से 3 कम करने पर 17 आता है। जैसे लिख लेते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है किसी संख्या के दुगने में से 3 कम करने पर 17 आता है। किसी संख्या बोल दिया मतलब ये अज्ञात राशि है। मैं बता दूं आपके पाठ्य पुस्तक में बोलता है ये कि इस अज्ञात राशि को आप y के रूप में प्रयोग करके आपको समीकरण बनाना है। तो इस किसी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। किसी संख्या के दुगने में से मतलब वो y का दुगना है। तो कि y का दुगना मतलब जब भी दो दुगना की बात होती है तो दुगना का शाब्दिक अर्थ 2 गुना हो जाता है। 2 गुना मतलब 2 से गुना। तो किसी संख्या y, तो माना कि वह संख्या y हो गई। अब उस संख्या का दुगना मतलब y गुणित 2 मतलब हो गया 2y। अब ये बोलता है उस दुगने में से 3 कम करने पर 17 आता है। कम करने का मतलब होता है घटाना। तो जब आप घटाते हैं तो फिर 17 आता है। मतलब इस 2y में से मतलब किसी संख्या के दुगने में से 3 कम करने पर 17 आता है, तो बराबर 17। 2y ऋण 3 बराबर 17। ये हो गया हमारा समीकरण। ये इस तरीके से आप आगे जाकर जब सवाल बनाने की स्थिति आएगी तो ऐसे छोटे छोटे आपके पास अभी कथन है, ये आगे जाकर ये बड़े कथनों में परिवर्तित होंगे, तब आप अभी समझ पाएंगे तो आगे भी आपको बहुत आसानी होगी। ऐसे ही है ये दूसरा वाले में बोलता है किसी संख्या का छठा भाग 7 है। छठा भाग मतलब है 6वां भाग, और 6वां भाग का मतलब है कोई भी संख्या है आप उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से उसको भाग कर दीजिए, तो जो भाग फल आएगा वो 6वां हिस्सा होगा। तो अगर डिवाइड करने की बात आती है तो वो संख्या चूँकि y है, अब इसके अनुसार छठा भाग मतलब y बटे 6 हम लोग दूसरे तरीके से भी लेंगे तो इसका मतलब होता है y का छठा भाग मतलब 1/6वां भाग, ये बराबर 7 है। अब y का 6वां मतलब y गुणित 1/6 बराबर 7। इसको हम दूसरे और हल करेंगे तो y/6 बराबर 7 आएगा। मतलब जैसा पहले बोल रहा था कि किसी संख्या को 6 से भाग दे दीजिए तो जो हल आएगा, जो संख्या आएगी वो 7 होगी। तो 6वां भाग 7 है। y का मान हमें नहीं निकालना है, हमने तो y का मान निकाल के देख सकते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से कथन आपको मिलने वाले हैं। तीसरा है किसी संख्या एवं 5 का अंतर 8 है। किसी संख्या और 5 का अंतर 8 है। अब वो संख्या है y, अंतर के लिए हमको घटाना पड़ता है तो y ऋण 5 बराबर 8। ये छोटे छोटे हल हैं, छोटे छोटे समीकरण हैं, छोटे छोटे गणितीय कथन हैं, जो जिस तरीके से ये हैं ये आपको धीरे धीरे करके आपको समझ में आने चाहिए। तो ये कुछ कथन है जिसको हम लोग हमारे पास में शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में थे, उन्हें हम लोगों ने समीकरण के रूप में बदला है। समीकरण के रूप में मिलेंगे हमको, उनको वाक्यों के रूप में बदलना पड़ेगा, और ये दोनों चीज़ हमको आनी चाहिए। तो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार भी कोई समीकरण हमको दिए गए हैं और उसे कथन के रूप में आपको बदलने के लिए बोला है। जैसे पहला है x ऋण 6 बराबर 9। हम लोग बोल सकते हैं किसी संख्या और 6 का अंतर 9 है, या किसी संख्या में से हम 6 का कम करने पर 9 आता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेंगी इस तरीके से। या हम बोल सकते हैं किसी संख्या में से 6 घटाने पर 9 आता है। तो 3 कथन मिल रहे हैं इसमें। किसी संख्या और 6 का अंतर 9 है, किसी संख्या में 6 कम करने पर 9 आएगा, या किसी संख्या में से 6 घटाने पर 9 आता है। तो ऐसे 3 कथन आपको मिलते हैं और तीनों कथन आपके लिए सही हैं। आप जैसा आपका समझ बनता है आप उस तरीके से वाक्य को बदलते हैं, बस आपका अर्थ जो रहेगा वो बिल्कुल सही समीकरण के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। जैसे दूसरा है 7y ऋण 14 बराबर 0। अब हम बोल सकते हैं चूँकि y अज्ञात राशि हो गई तो किसी संख्या के 7 गुणे में से, चूँकि y में 7 का गुणा है,
7y या 7y का मतलब होता है 7 इंटू वाई, 7 का y से मल्टीप्लाई है, 7 गुणित y। तो किसी संख्या में किसी संख्या का 7 गुना बोल सकते हैं। किसी संख्या के 7 गुने में से 14 घटाने पर 0 आता है, या हम बोल सकते हैं किसी संख्या के 7 गुने में से 14 कम कर देने से 0 आता है या 0 मिलता है हमको। तो इस तरीके से आपको कथन बनाना आना चाहिए और बहुत ध्यान से छोटे छोटे रूप में जाइए। जैसे मैं अभी छोटे से रूप से गया था कि पहले 7y को लिया हूँ, पहले 7y को समझो, फिर ऋण है तो घटाने से संबंधित है, कम करने से संबंधित है। आप कोई भी शब्द उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से शब्दों का उपयोग करेंगे तो बराबर 0 मतलब मिलता है, आता है, आएगा, ये हम लोग इसके बराबर के लिए उपयोग करते हैं समानतः, या हो जाएगा, ये बराबर के लिए उपयोग में होता है ये सब चीज़ें। तो ये इस तरीके से आप समीकरणों को गणितीय कथन में बदल सकते हैं, पूरे वर्ड शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में। और गणितीय कथन आपको मिलेंगे, आपको कथन मिलेंगे, उनको आप समीकरणों के रूप में लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय मैंने लिया है। अगले वीडियो में हम लोग जो 6वीं के समीकरण हैं उनको हल करेंगे, और उन समीकरणों से संबंधित जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो इबारती प्रश्न है बोलूँगा, या गणितीय कथनों वाला जो प्रश्न है, उनको अपन लोग हल करके समीकरण में बदलेंगे और फिर उन्हें हल करेंगे और देखेंगे उसको किस तरीके से अपन हल करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।